हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको जून मंथ की जो इकोनॉमिक्स वाले बचे हुए आर्टिकल्स थे उसको मैं कराने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स सेक्शंस के। तो हम लोग भारतीय रेलवे की सुरक्षा जो टॉपिक है 7, यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसके पहले के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। ये जून मंथ की मैगजीन है। इसके बाद हम लोग जुलाई मंथ के जो मैगजीन है उसकी इकोनॉमिक्स के क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है भारतीय रेलवे की सुरक्षा। सुर्खियों में क्यों रहा है? अभी आप हाल फिलहाल में देखते होंगे पिछले कुछ महीनों में, जो 6 महीनों में ट्रेन के पटरी से उतरने, टकराने और इन सारी घटनाओं को लेकर के रेलवे की सुरक्षा को लेकर के चिंता पैदा हुई है। और ये रेलवे की दुर्घटनाएं जो हैं आम हो गई हैं। आए दिन जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जो भारतीय रेलवे है उसमें कहीं ना कहीं दुर्घटना होती है, कहीं पटरी से उतर जा रही है, कहीं पे ट्रेन लड़ जा रही हैं, ठीक है। तो इन सारी घटनाओं का जो है ये जो पूरा क्रम है ना, एक चिंता पैदा करता है भारतीय रेलवे की सिक्योरिटी को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के। तो 2022-23 में एक जो है यहाँ पे एक डेटा बनाया गया है, एक पाई चार्ट है, एक ग्राफ है। इसमें बताया गया है कि जो डिरेलमेंट हुई है, मतलब कि पटरी से उतर जाने की जो बातें आई हैं, वो 75% की घटनाएं हुई हैं। इसमें अगर आप देखो तो टक्कर 12% हुआ है। इसी तरह से देखें तो एलसी गेट्स और आगजनी वगैरह की घटनाएँ भी होती हैं। और ये ट्रेंड है जो दिखा रहा है कि भारतीय रेल दुर्घटनाओं का रुझान क्या रहा है। तो अब होता क्या है कि परिणाम गंभीर होते हैं। अगर कोई भी ट्रेन का अगर दुर्घटना होती है तो जान का तो नुकसान होता ही है लोगों का, साथ साथ चोट भी आती है। रेलवे की जो पूरी एसेट है, संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचता है और रेल के यातायात में बाधा तो आती ही है। अभी कल की न्यूज़ है कि अभी आप देखा होगा कि कई जो 3 कल की एक्सप्रेस जो थी शायद वो गोरखपुर में, वहाँ कानपुर में, उसके सामने जो है वो पत्थर और तमाम चीज़ें जो है पटरी पर रखी गई थी और वहाँ पे भी गैस सिलेंडर रखे गए थे और इसकी वजह से दुर्घटना बाल बाल बची है वो एक्सप्रेस, वरना वहाँ पे तो कई सैकड़ों लोगों की जान चली जाती, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो रेल दुर्घटनाओं के कारण क्या है, मेंस में सवाल ये बना सकता है और इसको लिखने के लिए आपको जो है कुछ पॉइंट तो होने चाहिए। तो कारण ये कि ट्रेनों का पटरी से उतरना। अब पटरी से उतरने के कारण क्या हो जाता है कि कई बार ट्रैक का सिग्नल का सही तरीके से रखरखाव नहीं होता है और जो पूरी ऑपरेशनल जो पूरी नियमितताएँ होती हैं उसमें अनियमितता आ जाती है। तो इसके कारण भी पटरी से उतरना होता है, ठीक है। मानवीय भूल, ह्यूमन एरर, अगर आप देखो तो ह्यूमन एरर की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अगर इस गलतियां इंसानी भूल के कारण होती है तो कई बार रेलवे स्टाफ के साथ साथ देखें तो कोई सड़क यात्री हो गया, सवारी, उपद्रवी, ये लोग भी काम करते हैं और ये ऐसी कार्य करते हैं जिसकी वजह से जो है रेलवे को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। और अगर आप देखें तो भारतीय रेलवे के एक डेटा भी है कि 75% जो रेल दुर्घटनाएं होती हैं रेलवे के स्टाफ की गलती के कारण होती हैं। सिग्नल फेलियर देखें तो कई बार होता क्या है कि ख़राब सिग्नल होते हैं, ट्रैक सिग्नल, ये सिग्नल फेलियर या बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। 2023 में बालासोर में जो ट्रेन की टक्कर हुई थी वो सिग्नल का जो है वो गलत, मतलब उसमें फेलियर आ चुका था, तो ये चीज़ें हुई थी। रेलवे के कोचों में आग लगने की घटनाएं होती हैं। कई बार होते क्या है कि लोग ज्वलनशील पदार्थ लेकर आते हैं, गैस सिलेंडर, पेट्रोल वगैरह, सब तमाम चीज़ें जो है, यात्री हैं कुछ भी लेकर चले जाते हैं। पेंट्री कार में भी कई बार दिक्कतें आती है, तो इसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स के भी देखें तो कमी है भारतीय रेलवे में। अगर आप देखो तो वर्तमान में जो मुख्य इस जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो पद हैं 20,000 पद रिक्त हैं, जिसमें कि लोको हो गया, क्रू हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, स्टेशन मास्टर्स हो गए, ये सब पद जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो रेलवे की ऑपरेशनल गतिविधियों को संचालित करने में बेहद बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पद खाली होने की वजह से भी जो है ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, तो ये भी दिक्कतें हैं। तो रेलवे ने आखिर वास्तव में सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, इस पे बात की जाएगी। और सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं आपको मेंस में लिखना पड़ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा, कवच सिस्टम। ये क्या है? एक स्वदेशी रूप से, यानी हमने खुद बनाया है एक जो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये कवच, ठीक है। तकनीकी भाषा में इसको बोलें तो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बोला गया है। देखें तो ये जो ऐसी सिग्नल और ऐसी जो कैपेसिटी से लैस है कि जो हाई स्पीड में भी और जो ख़राब से ख़राब मौसम में, कोहरे में भी ये काम कर सकता है, ठीक है। तो कवच सिस्टम की जो प्रणाली होती है वो देखें तो जो ट्रेनें होती हैं ना, दोनों ट्रेनों, मान लो कि 2 ट्रेन आ रही है, दोनों ट्रेनों में जो है ये एक नेटवर्क का, मतलब एक उपकरण लगा होगा जो कि एक नेटवर्क का सेट करेगा, ठीक है। जिसमें होगा क्या कि इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या GPS दोनों की मदद ली जाएगी। और जब मान लो कि कोई ट्रेन आ रही है और सामने से भी एक ट्रेन आ गई तो दोनों जो है वो सिग्नल वहाँ पे मैच कर जाएगा और इसके बाद जो है ट्रेन की जो ब्रेक है ऑटोमेटिक जो है वो
रुक लग जाएंगी और जो ट्रेन को टक्कर से बचा ले जाएगा। ये काम ऐसा जो है इसमें कवच सिस्टम में बनाया गया है। साथ साथ देखें तो भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष भी बनाया है। 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए की ये जो फंड इससे ली गई थी, जिसमें बताया गया था कि 5 साल की अवधि में रेलवे क्या करेगा कि अपनी सिक्योरिटी को, सेफ्टी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने के कार्यों के लिए इसको जो स्थापित किया था। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा, उसको बेहतर बनाने के लिए रेलवे काम कर रहा है और सरकार ने इस पर काम भी किया है। देखें तो बहुत जगह जो है आपने देखा होगा कि जो रेलवे की पटरियों पे डबल लाइनिंग की गई है, इलेक्ट्रिक बनाया गया उसे, फिर इसके बाद जो है उसकी बराबर मरम्मत कार्य हो रहा है, इंटरलॉकिंग की कार्य हो रही हैं। अगर क्रॉसिंग लेवल पे देखें तो इंटरलॉकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। नई नई टेक्नोलॉजी का भी जो है वो रेलवे इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि GPS आधारित जो है फॉग सेफ्टी डिवाइस भी है, वो लोकोमोटिव पायलटों को जो है देखने को, सिग्नलों के बारे में सचेत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें तो मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, सुरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली जो है ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट वेब एप्लीकेशन है। 2016 में रेलवे के जो बोर्ड के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। फिर आप देखें तो अग्निरोधक सामग्रियों का भी इस्तेमाल, अब रेलवे जो है वो आग लगने की दुर्घटनाओं के लिए दीवार पैनलिंग, फर्श, छत सहित जो इंटरनल जो पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है, इंटीरियर होता है रेलवे का, उसमें अग्निरोधक सामग्रियों का जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे कि कहीं ना कहीं अग्निरोधी सामग्रियों का जो है उपयोग से आग की घटनाओं में कमी आई है। ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर्स लिखने के लिए, क्योंकि रेलवे जो है वो आपका परिवहन सेक्टर जो आपका GS3 है उसमें डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, यहाँ पे नोट करना, इस यहाँ से कुछ पॉइंट उठा सकते हो आप अपने मेंस के आंसर्स के लिए। रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण, रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी, यहाँ पे एक समिति बनी थी, काकोदर समिति। ठीक है, ये समिति ने सिफारिश दी थी कि रेलवे के जो ऑपरेशनल मोड है उस पर सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी की निगरानी के लिए एक जो है वैधानिक तौर पे, वैधानिक यहाँ पे मतलब संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण यानी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बननी चाहिए, उसकी गठित करने की आवश्यकता है और इसको अधिकार भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अभी देखें तो रेलवे बोर्ड जो है, रेलवे बोर्ड, अब रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है ये आप कमेंट करना। रेलवे बोर्ड द्वारा 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं, एक तो नियम बनाना, दूसरा ऑपरेशन करना और तीसरा जो रेगुलेशन करना। ठीक है, नियम बनाना ये भी काम करेगा, ऑपरेशनल भी उसका काम है और जो है रेगुलेशन का भी कार्य है। इसमें जो है आपको ध्यान दिया गया था कि इसमें काकोदर समिति ने बताया था कि जो ऑपरेशनल मोड है उस पर सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसके लिए एक वैधानिक तौर पे लॉ बना करके। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि कैग की एक रिपोर्ट थी, इसमें बताया गया था कि भारतीय रेल का ट्रैक से उतरना, 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक विस्तृत आउटफ्रेम फ्रेमवर्क बनाने की स्थापना हुई थी, स्थापना नहीं सिफारिश की गई थी, जिसका इसे फंड कहाँ से मिलेगा, तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से जो है इसको फंड लेने की बात की गई थी। तो ये बातें कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं जो ट्रेनों से प्राप्त होने वाले डिजिटल डेटा को एनालिसिस करके और उसकी गंभीर जो अनियमितताएं हैं उसको पहचान करे, बेहतर सेफ्टी मॉडल के साथ जो है शीर्ष रेलवे मैनेजमेंट को तुरंत सचेत कर दे। और ट्रैक सेफ्टी टॉलरेंस को लेकर के देखें तो खन्ना समिति की सिफारिश यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। खन्ना समिति की सिफारिश के अनुसार अलग अलग स्पीड और ट्रैक की श्रेणियों के लिए जो है हम लोग सुरक्षा सहनशीलता, मतलब ट्रैक सेफ्टी टॉलरेंस कितना हो सकता है। मान लो कि कोई लंबी स्पीड की गाड़ियाँ हैं, लंबी दूरी की गाड़ियाँ, कोई मान लो आसाम के डिब्रूगढ़ से ट्रेन चल रही है, उसे दिल्ली जाना है, या मुंबई से ट्रेन आ रही है दिल्ली जाना है, तो उसके लिए एक लंबी ट्रैक की गाड़ियाँ चाहिए। और कोई जो गाड़ियाँ होती हैं जो कि लोकल रूट में चलती हैं, जैसे मान लो बनारस से हो गया, गोरखपुर जाना हो, या फिर छोटे छोटे मतलब स्टेशन में ऐसे ना, उस तरह की जो उसके लिए अलग अलग स्पीड और अलग अलग ट्रैक की श्रेणियाँ बनानी चाहिए। और इसका जो डिजाइन मानक होता है उसका सभी पक्षों पर अध्ययन करके इस पर हमें कार्य करने की जरूरत है। बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना है, जैसे कि मुंबई की जो उपनगर की लंबे समय से चली आ रही जो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियाँ हैं एक सफल मॉडल के रूप में काम करती हैं। तो शायद इसको हम लोग देश भर में इस्तेमाल कर सकते हैं, केस स्टडी के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं। और कुछ केस स्टडी जो देश भर विश्व भर में रेलवे की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हमें जानना जरूरी है। पहला है यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, इस प्रकार का एक सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है जो रेलवे की जो पूरा ट्रांसपोर्ट है उसमें सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए पूरे यूरोप में लागू किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में देखें तो वहाँ की भी ट्रेन और सुरक्षा की चेतावनी प्रणालियाँ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। जापान में देखें तो जापान में ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल का प्रणाली का इस्तेमाल करके जो स्पीड सिग्नल है उसके अनुसार ट्रेन की गति को स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, शायद हमें वहाँ से कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि जो है रेलवे की जो सेफ्टी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं ऑपरेशनल्स वो सभी जो है वो दूर हो पाएँ। तो पहला आर्टिकल हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, इसमें वो बहुत कुछ नहीं है, बस इसमें जानना आपको ये है कि भारत में अपतटीय खनिज जो है वो उसके बारे में कुछ नियम बनाए गए हैं सरकार ने। तो अपतटीय खनिज नियम
विकास और विनियमन अधिनियम 2002 के तहत जो पावर मिली थी उसका यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपतटीय क्षेत्र खनिज नियमों के जो है एक सेट को तैयार किया 2024। अब भारत में अपतटीय खनिज कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान देना अपतटीय खनन क्या होता है कि 200 मीटर से अधिक की गहराई पर गहरे जल समुद्र में जो खनिज प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वही जो होता है ऑफशोर मिनरल्स होते हैं। इसका विस्तार देखें तो 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के भारत का जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें बड़ी मात्रा में जो योग्य अपतटीय खनिज संसाधन है उसके मौजूद हैं। जैसे कि ध्यान दें तो अपतटीय खनिज सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, इसके लिए हमें रेयर अर्थ और भी बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इसके विकास के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और ध्यान देना है भंडार कौन मतलब इसको चेक करता है, तो जीएसआई भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है वो इसको पहचान करता है। ठीक है, तो इसमें पहचान भी की गई है। जैसे कि देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे लाइम मड का, केरल के पास देखें तो कंस्ट्रक्शन ग्रैंडसैंड का, फिर आप देखें उड़ीसा, आंध्र, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के देखें इंटरनल जो सेल्फ है वहाँ पे, तो वहाँ पे भारी खनिज प्लेशर भी हैं, फॉस्फोराइट भी है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। ठीक है, किस पे लागू होगा, तो सभी खनिजों पे लागू होगा सिवाय खनिज तेल और हाइड्रोकार्बन और खान खनिज के नियम के तहत जो है पहली अनुसूची में जो खनिज का जो पूरा डेटा है उसको छोड़ करके बाकी सभी खनिजों पे ये लागू होगा। ठीक है, तो बस इतना जानना था, इसमें बहुत कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज इन शॉर्ट्स। यहाँ से सवाल इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसमें बहुत सारे डेटा मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला टॉपिक है एफडीआई। मैंने एफडीआई आपको न जाने कितनी बार पढ़ा दिया है, तो ज़्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं, फिर भी चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ से यूपीपीसीएस में भी सवाल बन सकते हैं, बीपीएससी में भी सवाल बन सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग देखेंगे इसको, सरकारी डेटा है। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो डीपीआईआईटी है, डीपीआईआईटी ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है। इसके द्वारा डेटा जारी हुआ कि 2023-24 में भारत में 44 बिलियन डॉलर का एफडीआई हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, तो पिछले साल के मुकाबले 2022-23 के मुकाबले ये लगभग 3.49% कम है, क्योंकि उस वक्त 46 मिलियन जो है बिलियन जो है वो अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे फिर 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वित्त वर्ष 2023-24 में किससे सबसे अधिक जो है वो एफडीआई प्राप्त हुआ। तो ये डेटा को आप लोग लर्न करना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से सवाल सीधे बीपीएससी और यूपीपीसीएस में सवाल बन सकते हैं और बनते रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ पीवाईक्यू एनालिसिस के आधार पर। सबसे पहले जो एफडीआई किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा नंबर पे कौन है, तो आपको गुजरात है। और तीसरा कौन है, तो कर्नाटक है। तो तीन जो है ये आपको स्टेट को क्रम से याद करना है। सबसे टॉप पे महाराष्ट्र, दूसरा पे गुजरात और तीसरा पे जो है आपका कर्नाटक। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि सबसे अधिक एफडीआई आया कहाँ से। सवाल यूपीपीसीएस ने इस पर खूब पूछे हैं प्रीलिम्स में, तो आप ध्यान देना। सबसे अधिक जो एफडीआई आया कहाँ से, सिंगापुर से आया है। ठीक है, इसके बाद कौन सेकंड नंबर पे, मॉरिशस, और उसके बाद जो है यूएसए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। अब एक डेटा और भी है कि 2002 से लेकर के सन 2000 से 2002 से नहीं 2000 से लेकर के 24 पिछले 24 सालों में भारत को जो शीर्ष 5 देशों से एफडीआई मिला वो कौन से हैं, मॉरिशस सबसे टॉप में मिला, फिर सिंगापुर, यूएसए और नीदरलैंड, जापान। लेकिन अभी करंट डेटा आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि हमें पिछले साल जो है जो वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई किससे मिला है, तो हमें सबसे अधिक सिंगापुर से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पे मॉरिशस और उसके बाद जो है हमारा यूएसए आता है। अब आता है कि किस सेक्टर में सबसे अधिक मिला एफडीआई, ये भी आपको ध्यान देना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। सबसे अधिक जो एफडीआई है वो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिला, इसके बाद सर्विस सेक्टर मिला, इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में मिला है। ठीक है, तो ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन नहीं, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी। ठीक है, विनिर्माण दूसरा होता है, निर्माण दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे टॉप पे है, इसके बाद सर्विस सेक्टर है, इसके बाद जो आपका जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ठीक है, अब जानते हैं कि अब ये बाकी डेटा को छोड़ो, एफडीआई होता क्या है। अब सबसे सिंपल सी बात होती है कि किसी भी कंपनी द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, ध्यान दो, तो किसी अन्य देश में जो है व्यावसायिक हितों में जो पूरी बिजनेस का जो इंटरेस्ट है उसमें जो निवेश करते हैं वही उसको एफडीआई बोलते हैं। ठीक है, भारत में अगर पूछे कि नोडल विभाग कौन है एफडीआई की नई पॉलिसी तैयार करने के लिए, कि कितना % किस सेक्टर में एफडीआई लागू होगा, कौन सा मतलब इसमें परमिशन देना है कि नहीं देना है, तो वही डीपीआईआईटी। ठीक है, डीपीआईआईटी यही विभाग है जो उसको हिंदी में बोलते हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, अब होता क्या है इसमें ध्यान दो ना कि एफडीआई में कौन शामिल होते हैं, तो विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय जो बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, ये एफडीआई में एक्सेप्टेबल और एफडीआई में शामिल होता है। लेकिन एफडीआई में लॉटरी व्यवसाय, जुआ, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, बैन नहीं, ध्यान देना।
अब एफडीआई का महत्व ये है कि एफडीआई करता क्या है कि हमारी आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। मेंस में आप लोग ये पॉइंट यूज कर सकते हो। पिछड़े सेक्टर में विकास को सुनिश्चित करता है, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाता है। और ध्यान देना है कि चिंताएं क्या हैं, तो चिंताएं देखें तो जो एफडीआई है भारत में कुछ ही राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात हो गया, तो इन राज्यों को मिलते हैं और बड़े मात्रा में मिलते हैं। तो ऐसे में क्षेत्रीय असमानता जो है वो कहीं ना कहीं ये बढ़ाता है इसको, और ये अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देता है, जिससे घरेलू कंपनियां प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी पहले शुरू की गई हैं हाल फिलहाल में, तो बीमा पावर एक्सचेंज में एफडीआई का उदारीकरण किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया जिससे इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन हुआ और मेक इन इंडिया के माध्यम से निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल आता है भारत का आउटलुक स्टेटस से पॉजिटिव की ओर। तो स्टैंडर्ड और पुअर, ये क्रेडिट रेटिंग फॉर्म है स्टैंडर्ड और पुअर ग्लोबल ने, इसने भारत के क्रेडिट आउटलुक को बढ़ाकर बदल करके पॉजिटिव कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को मैंने पहले भी कई बार पढ़ाया आपको, और मुझे याद है कि पिछले साल भी मैंने इसको मैगजीन में आपको कराया था। तो ये होता क्या है कि किसी भी देश की जो पूरी या मतलब किसी देश या संपूर्ण संस्था है उसका, उस पर ऋण और उसके ब्याज चुकाने का जो लायबिलिटी है उसको समय पर पूरा करने का असेसमेंट है कि कितना ये सक्षम है किसी लोन को, कर्ज को पूरा करने में या समय पर पूरा करने में, या उसकी क्या कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है ये बहुत सारी चीज़ जो आमतौर पर रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं कोई भी सॉवरेन कंट्री की, जो उसके लिए वृद्धि दर, उसकी मुद्रास्फीति, उसका सरकारी ऋण, जीडीपी के परसेंटेज में जो अल्पकालीन ऋण है, बाहरी ऋण है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, इन सारे मानदंडों पे जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ जो हैं वो रेटिंग देती हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल सीधे बन सकते हैं कि किसने जारी किया। यूपीपीसीएस भी ऐसे सवालों को उठाता है कि ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था ने जारी किया। आपको दे देगा IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व बैंक, और एक दे देगा यूएनसीडी। तो अब कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे। तो विश्व बैंक ने जारी किया है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो उभरते हुए इमर्जिंग मार्केट और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो हैं, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, डेवलपिंग जो इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमी, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जो भी तेजियां हैं उसको लाने की सिफारिश की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ध्यान देना है आपको कि विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट को जारी किया। ठीक है, इसमें इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी को जो है वहाँ पे फोकस रखा गया, किस प्रकार से पब्लिक इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देखो तो इन्वेस्टमेंट का स्तर देखो तो पूरे इन जो सेक्टर यानी कि जो भी उभरते हुए, जैसे भारत है, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और साथ साथ वहाँ पे उभरते हुए बाजार है, मार्केट की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे देखें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुल निवेश का केवल 25% है। पूरे बात की गई है, पूरे विश्व में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हमें किस तरह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जीडीपी के 1% बढ़ाने से कितना उसका समृद्धि दर, यानी जीडीपी में 1.5% की जो है वो समृद्धि दर मिलेगी। इसी तरह से पब्लिक गुड्स का जो उसका वितरण होगा, इससे पब्लिक जो हेल्थ होगा, स्वास्थ्य होगा, मतलब शिक्षा होगी, सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे वो बढ़ेंगी। तो अगर आप देखें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट से लाभ लेने के लिए रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं जिसका हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। 3E पैकेज की बात की गई है, एक्सपेंशन की बात की गई जिसमें कि कर संग्रह दक्षता में सुधार करना है, राजकोषीय फ्रेमवर्क का हमें विस्तार करना पड़ेगा, और जो अन उत्पादक खर्चे होते हैं जैसे कि अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उस पर हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। इफिशियंसी की बात की गई जिसमें भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन की स्थिति से हमें निपटना है, पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है, और इनहेंस यानी कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसमें हमें किस तरह से कोऑर्डिनेट करके फाइनेंशियल एड और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी एड के माध्यम से हम लोग जो है वैश्विक सहयोग को बढ़ा सकते हैं, इसकी बात यहाँ पर की गई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो ध्यान दें कि सरकार द्वारा एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब सरकार द्वारा ही जो होता है, क्या होता है कि कुछ उद्योगों में, कुछ निगमों में निवेश होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब आप देखो तो इसमें सरकार कई सारी मूर्त चीज़ों में निवेश कर सकती है, जैसे परिवहन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, भवन में, इस तरह चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकती है। साथ साथ चाहे तो सरकार कुछ अमूर्त चीज़ों में, जैसे शिक्षा में जो खर्च करेगी सरकार, वो क्या होगा, वो ह्यूमन रिसोर्स को इन्हांस करेगा, ह्यूमन रिसोर्स की जो है उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, आपकी पूरी जो जनसंख्या है ना उसको कौशल प्रदान करेगा, ज्ञान में मानव पूंजी से ये जो एक तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बढ़ावा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उसका डबल रिटर्न हमें मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आती है कि बढ़ते जो पब्लिक डेप्थ है, यानी कि आप देखो तो जो सार्वजनिक ऋण बढ़ रहा है उस पर अंकटाड की रिपोर्ट आई है। तो अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की कि वर्ल्ड ऑफ द डेट रिपोर्ट 2024, अब ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी।
आप सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्ट जारी ही किसने की, यही अंकटाड ने जारी की, इसको वन लाइनर फैक्ट के तौर पे याद कर लो, ठीक है। अब इसे बताया गया है कि किस तरह से वैश्विक जो तौर पे सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हो रही है, और मैंने आपको बताया था पिछले साल की मैगजीन्स में अगर आप पढ़े होंगे तो किस तरह से जो ऋण है, कर्ज के जाल में जो विभिन्न विकासशील देश है इवन वो भी फंसते जा रहे हैं। ये सब चीज़ों की बात यहाँ पे की गई है। 2023 में देखें तो वैश्विक सार्वजनिक जो ऋण का स्तर है वो देखें $97 ट्रिलियन का पहुँच गया था। अब लगातार जो संकट है, पैदा हो रहा है संकट है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था का सुस्त है, ये सब चीज़ें इसके लिए जो है इसके मेन फैक्टर्स हैं। भारत में देखें 2023 में तो जो सार्वजनिक ऋण है वो 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो जीडीपी का अगर आप देखो जीडीपी का तो 82.7% के बराबर है। तो खतरनाक चीज़ें हैं। अब देखें, आप इसमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, ठीक ना। तो अब इसमें मतलब मैं इसमें जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सवाल बन सकते हैं वहीं पे मैं फोकस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों को छोड़ दो आप। यहाँ आता है एक रिपोर्ट और आई है ILO के द्वारा। तो जो रिपोर्ट्स आती है ना, इसको आपको वन लाइनर फैक्ट के तौर पे याद करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल बने हुए हैं भाई। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट मई 2024 का अपडेट है ये। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, सबसे पहले बात ये कि जारी किसने किया, प्रीलिम्स का पहला सवाल ये है, ILO ने जारी किया। किसके लिए, स्टेट विशेष में सवाल यहाँ पे बनते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व में जो बेरोजगारी में उसमें गिरावट दर्ज की गई है आंशिक तौर पे। 183 मिलियन लोग जो बेरोजगार हैं, उसमें भी 15 वर्ष से अधिक जो उम्र की 45% महिलाएं रोजगार में है विश्व में देखें तो, और पुरुषों में देखें तो 69% है, ठीक है। बहुत सारे गैप्स भी हैं, देखेंगे इसको हम लोग, इसमें बहुत कुछ है नहीं, ये बस रिपोर्ट कौन जारी किया है, थोड़ा सा कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है उतना आपको जानना है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है प्रेस्टन वक्र, यानी कि प्रेस्टन कर्व। अब आता है ना कि कई सारे जो यूपीपीसीएस को आप उठाओगे ना, तो यूपीपीसीएस के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो पिछले 5 साल में, 23 से लेकर के आप उठा दो 17 तक उठा कर देख लो, 5 साल नहीं 7-8 साल और बढ़ा दो, तो इसमें आप देखोगे कि सवाल पूछा हुआ है समाजशास्त्रियों पे कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये कर्व किसने डिफाइन किया। मतलब ऐसे सवाल सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी समाजशास्त्री हैं ना, वो उन पे सवाल पूछता है, और यूपीएससी भी ऐसे टारगेट करता है एक आध क्वेश्चन को। तो प्रेस्टन कर्व किसने दिया था, तो 1975 में अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल एच प्रेस्टन ने दिया था। सैमुअल एच प्रेस्टन ने दिया था, नोट कर लेना इसको, सैमुअल एच प्रेस्टन ने दिया था। अब होता क्या है कि ये प्रेस्टन वक्र क्या दर्शाता है कि किसी भी देश की जो पर कैपिटल इनकम होती है ना, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय होती है, उसमें वृद्धि से क्या होगा कि जनसंख्या की जो जीवन प्रत्याशा में एक मान लो सीमा तक बढ़ाई हुआ, ठीक है, मान लो यहाँ तक बढ़ा, मान लो कि पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो ये मान लो ये व्यक्ति हैं और ये पर कैपिटल इनकम है, तो यहाँ तक बढ़ा, ठीक है, यहाँ तक एक सीमा तक। लेकिन अगर आप देखो कोई गरीब देश है तो विकास के राह पे बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, पोषण सुधार हुआ, स्वच्छता सुधार हुआ, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुधार हुई। लेकिन एक निश्चित बिंदु यहाँ पे पहुँचा, इसके बाद जो है वो सुधार होना बंद हो जाता है, एक बराबर कर्व, मतलब एक सपाट बिंदु हो जाती है, वहाँ से सपाट लाइन शुरू हो जाती है, यही एक कर्व बनता है, उसको प्रेस्टन कर्व बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो आप, यह प्रति व्यक्ति जीडीपी है और जीवन प्रत्याशा दर है, तो एक सीमा तक जो इससे जैसे आय बढ़ती है, यहाँ तक जो है ये कर्व बढ़ रहा है, यहाँ तक, ये यहाँ तक मान लो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है कि आपका जो है कर्व सीधे हो जा रहा है, यानी उसके बाद अब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यही प्रेस्टन कर्व बताता है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आरबीआई जो है प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ। अब आती है प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या, हम लोग समझेंगे कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है और ये इसके बारे में इसका उद्देश्य क्या है, और आरबीआई के शामिल होने से इसमें क्या फ़ायदे होंगे, लाभ क्या होंगे, और इसमें ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, मतलब बहुत वैश्विक स्तर पे बहुत सारे देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जो करता क्या है कि त्वरित घरेलू भुगतान प्रणाली जो है, यानी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो होते हैं पूरे घरेलू स्तर पर, जैसे मान लो भारत में यूपीआई है, सिंगापुर की कुछ और भी होगी, यूएसए के भी है, तो उसी तरह से जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है उसको सबको आपस में जोड़ करके तत्काल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की सुविधा देती है। मतलब तत्काल तौर पे पूरे विश्व में सभी पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ दिया जाएगा जो अलग अलग हैं, और उनको क्या करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की एक सुविधा जाएगी। ये प्रोजेक्ट नेक्सस एक पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बीपीएससी में भी सवाल ऐसे बन सकते हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस पूछा जा सकता है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम होते क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियाँ होती है, जैसे कि बैंकों के बीच में फंड ट्रांसफर को सुविधा देती हैं, जैसे भारत के तौर पे यूपीआई जो है वो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का एग्जांपल है। अब प्रोजेक्ट नेक्सस है कि ये किसकी पहल है, सवाल बन सकता है ना कि पहल है किसकी भाई, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब की पहल है, नोट करना सेकेंड पॉइंट।
कि यह प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब की पहल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की 1930 में, बेसल में इसका मुख्यालय है। बेसल नॉर्म्स आपने बैंकिंग के सेक्टर में पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप लोग अभी इकोनॉमिक्स से किसी दिन क्लासेस लाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जहाँ बेसल नॉर्म्स की बातें आएंगी, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो 4 आसियान देशों यानी मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा भारत की जो त्वरित भुगतान प्रणालियाँ उसको जोड़ेंगी और 2026 तक शुरू होने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो इसके प्रोजेक्ट नेक्सस को किसी भी देश की जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है उसको एक दूसरे से जोड़ने के लिए, मानक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ध्यान देना आपको। इसका उद्देश्य यही है कि वहनी, तेज और पारदर्शी, आसान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करके G20 के लक्ष्य जो है उसको हम लोग जो है प्राप्त कर पाएँ। अब होता है इसका लाभ होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगा उससे अधिक जो है तुरंत आसान बनेगा, लागत और कम समय में लेन देन हो जाएगी, बेहद कम कॉस्ट पे जो है एक देखें तो एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देगा और एक देश में दूसरे देश से ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। आरबीआई ने कई सारी पहले लॉन्च की हैं। कौन कौन सी पहले हैं तो ध्यान देना। जो भी आरबीआई लॉन्च करता है, इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सवाल यहीं से जुड़कर बनते हैं। तो आरबीआई ने 3 पहलों को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य क्या है कि आरबीआई तक जनता की पहुंच और जो उसकी विनियामकी मंजूरी है, रेगुलेशन का जो पूरा मंजूरी है उसको आसान बनाया जाए। तो 3 पहले हैं। एक प्रवाह पोर्टल है, प्रवाह पोर्टल बनाया गया है आरबीआई द्वारा। यह जो करेगा क्या कि प्राधिकार, लाइसेंस या विनियामक मंजूरी के लिए वेब आधारित एक सुरक्षित और सेंट्रलाइज पोर्टल है। तो प्रवाह पोर्टल किसने बनाया है? तो किसकी द्वारा पहल है? तो ये आरबीआई की पहल है। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे, खुदरा जो निवेशक होंगे, वो मोबाइल ऐप के जरिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसमें खरीद बिक्री कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है फिनटेक रिपोजिटरी। यह भारतीय जो फिनटेक सेक्टर की एक जो है जानकारी का एक डेटाबेस है। देखें तो फिनटेक सेक्टर की बेहतर स्थिति देगा। तो फिनटेक रिपोजिटरी, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और प्रवाह पोर्टल, ये तीनों जो हैं पहल ये आरबीआई ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल रेपो रेट। हाल ही में देखा गया तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वेरिएबल रेपो रेट यानी कि उसकी नीलामी की थी, वेरिएबल रेपो रेट की नीलामी। इसको बैंकों में लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। होता क्या है वेरिएबल रेपो रेट? तो ध्यान दें कि कभी कभी आरबीआई चाहता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें लिक्विडिटी बढ़े, यानी कि जो मुद्रा का प्रवाह है वो बढ़े। लेकिन होता क्या है कि रेपो रेट पर आरबीआई से जो होते हैं बैंक वो ऋण लेने को इच्छुक, उधार लेने को इच्छुक जो होते हैं होते नहीं हैं। तो ऐसे क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले से ही कम होती हैं, तो अब होता क्या है कि एक दिन से अधिक अवधि के लिए बैंकों को बाजार द्वारा जो है कहता क्या है कि वो निर्धारित वीआरआर है, ठीक है, वीआरआर यानी कि जो आप देखो तो वेरिएबल रेपो रेट, इस पे उधार लेने की अनुमति देता है जो रेपो रेट से आमतौर पे कम होता है, ठीक है। तो अब आप देखें तो वीआरआर के तहत होता क्या है कि 1 से अधिक दिन से आमतौर पर 14 दिनों तक, यानी 1 से 14 दिनों तक जो है वो उधार आप ले सकते हैं। कहाँ से? आप देखें तो ध्यान दें मार्केट द्वारा, ये नहीं कि बैंक को द्वारा, मतलब आरबीआई द्वारा, मार्केट के द्वारा, मतलब मार्केट से चाहे तो बैंक जो है 1 से 14 दिनों तक उधार ले सकते हैं और बैंकों में इस पर काफ़ी अधिक जो है वो ये उत्साह देखने को मिला है, ठीक है। बैंकिंग प्रणाली में जो है लिक्विडिटी की आपूर्ति करने का अल्प अवधि में एक बहुत अच्छा नज़रिया है, ध्यान दें तो ये चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि रेपो रेट से थोड़ा सा ये कम होता है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। एसबीआई ने अपनी जो लंदन शाखा है, उसकी जो लंदन शाखा है वहाँ से $100 मिलियन को जुटाया है। अब राशि 3 साल की जो है वो परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड को लेकर के बेच करके जो है वो बनाई गई है, ठीक है, जुटाई गई है, जो कि क्या देखें तो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग डेट से अधिक है, ठीक है। अब सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग डेट होता क्या है? तो ध्यान देना, जो अमेरिकी डॉलर है उसमें ऋणों और डेरिवेटिव्स के लिए ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट है, यानी एक रात के लिए जो है इंटरेस्ट रेट बनाया गया है इसमें, ठीक है। इस पर ध्यान दें तो ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए अगर आप देखो तो वह दर होती है जिस पर बैंक किसी अन्य बैंक से उधार लेता है। तो पहले क्या था, यूएसए ने देखे तो इसको किसकी जगह पे लाया? तो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट की जगह। पहले लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट था, उसकी जगह पे जो है वो लाया गया सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना आपको। अब आता है पंप एंड डंप स्कीम। अब पंप एंड डंप स्कीम थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना कि हाल ही में सेबी ने कथित तौर पे पंप और डंप स्कीम को संचालित करने के लिए कुछ व्यक्तियों पे मुकदमा चलाया। अब इसका संचालन कैसे होता है? पंप एंड डंप होता क्या है? एक हेर फेर की जो है एक्टिविटी होती है, हेर फेर की एक्टिविटी होती है, जिसमें होता क्या है कि झूठी और भ्रामक जानकारियों के जरिए स्टॉक की प्राइसेस को आर्टिफिशियली हम लोग बढ़ा देते हैं,
ठीक है। जब आर्टिफिशियली बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो अगर आप देखो तो अब जो केवल ये होता क्या है कि जब इस आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं तो फिर होगा क्या कि ये स्टॉक को बढ़ी हुई कीमत बेचने के लिए जो है किया जाता है ऐसा काम। अब इससे क्या हुआ, मान लो कोई खरीद लिया और वास्तव में जब खरीदा तो वो देखा कि इसका प्राइस तो वास्तव में काफ़ी लो है, ठीक है। अब वहाँ पे होता क्या है कि दिक्कत होती है, ये एक हेर फेर होता है और आर्टिफिशियली इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक तरह से एक भ्रामक जानकारियाँ होती हैं। इससे फाइनेंशियल मार्केट में ट्रस्ट डिफिसिट होता है, विश्वास की कमी होती है और पूरी तरह से ये बैन है। सेबी ने जो है ये पंप एंड डंप स्कीम को जो है यहाँ पे कुछ व्यक्तियों पे जुर्माना लगाया है जो टेलीग्राम चैनल के द्वारा जो है इसको जो चलाया जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब पब्लिक शेयर होल्डर ने इसी कीमतों पे स्टॉक भी खरीदे थे तो उन लोगों ने जो है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ झाल किया था, तो उस पर जो है सेबी ने इस पर जुर्माना लगाया। अब आता है सेबी ने जो है सुधार इसमें कुछ अमेंड किए हैं, अमेंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस में। तो होता क्या है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स होता है ना, वैसे ही देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि टोल रोड हो गया, बिजली लाइन हो गई, पाइपलाइन हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं उसमें क्या करता है कि जो अवसंरचना वाली जो प्रोजेक्ट होगी ना उसमें इन्वेस्टमेंट का माध्यम इन्विट्स होता है, ठीक है। इन्विट्स के माध्यम से जो है जो लोग होंगे वो चाहें तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्विट्स कैसे आप मतलब अपना लाभ कमाएगी, तो जो टोल को, किराया को, ब्याज को वसूल करके अपना आय अर्जित करेगी, ठीक है, ये चीज़ें, और फिर उसका निवेशकों में वितरित करते हैं, ठीक है। और इसके देखें तो निवेशकों की इस आय पर टैक्स भी लगाया जाता है। तो इन्विट्स पे जो है इसमें देखें तो सेबी ने जो है यहाँ पे इसमें अमेंड किया है रूल को, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो सेबी ने जो संशोधन नियम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से उसकी स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समिति के लिए ऊषा थोराट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। संशोधन निगम क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी कारोबार हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो वहाँ पे जो भी ट्रेडिंग हो रही है उस वाली जो उस ट्रेडिंग में जो भी सिक्योरिटी या जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें उसका क्लियरेंस और उसके निपटान के लिए जो एक्टिविटीज़ होगी उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करेगा। तो उसी की समीक्षा के लिए एक सेबी ने ऊषा थोराट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, ये आपको ध्यान देना है। अब आता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, खुदरा निवेशक हैं, उनको डेरिवेटिव ट्रेडिंग के प्रति सचेत किया है। अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। एक प्रकार से देखें तो क्या है कि ये मतलब अनुबंध होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, कि मान लो कि कोई आपको एसेट है उसकी खरीद बिक्री करनी है, तो उसके एक निश्चित भविष्य, मान लो कि हमने तय कर लिया कि चलो हम लोग जो है अक्टूबर में 27 अक्टूबर को जिस दिन यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है उसी दिन आपको जो है आपको ये शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, मैंने आपने अनुबंध तय कर लिया उस दिन, चलो मैं आपको ये शेयर दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो तय होता है ना, ये देखें तो अंडरलाइन एसेट के द्वारा तय होता है, मतलब जो भी खरीद बिक्री का जो मूल्य होगा वो परिसंपत्ति के मूल्य के द्वारा तय होगा, ठीक है। अब इसमें उतार चढ़ाव जो होंगी, अब इसके लिए जो है इसी के लाभ उठाने के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो डेरिवेटिव बाजार क्या है, भारतीय डेरिवेटिव बाजार को सेबी के द्वारा रेगुलेट करते हैं। दो प्रकार के मार्केट हैं भारत में डेरिवेटिव बाजार के, एक है एक्सचेंज ट्रेडेड जो कि मानक के अनुबंधों के अनुसार में एक्सचेंज में उसकी खरीद बिक्री होगी, मतलब दूसरा है ओवर द काउंटर। इसमें क्या होगा कि इसमें जो ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है, इसमें कोई भी स्टॉक एक्सचेंज शामिल नहीं होता है। सीधे देखें तो हम दो पक्ष जो होंगे, जैसे मैं खरीदने वाला, आप वो बेचने वाला, तो इसके बीच में जो है वहाँ पे समझौते और सौदेबाजी होगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग यही है, ठीक। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग भी मैंने आपको जो है ये PT 365 में पढ़ाया था, आप पढ़े होंगे तो ये इसमें म्यूचुअल फंड पे जो है एक म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट है, उस पर प्रबंधक है, मैनेजर है, उस पर फ्रंट रनिंग का आरोप में शामिल होने के लिए जो है इस आरोपी बनाया गया। सेबी ने जो है बताया इसमें कि फ्रंट रनिंग के तहत होता क्या है कि कोई भी जो लिस्टेड कंपनी होगी वो किसी बड़े ऑर्डर के बारे में जो जानकारी पब्लिक होने से पहले ही उस शेयर के बारे में पोजीशनिंग ले लेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मान लो कि एक कंपनी है, सब कुछ सीक्रेट है, ठीक है, कंपनी अपने शेयर को बेचना चाहती है, ठीक है। मान लो मैं 100 रुपये का उसमें दाम तय कर लिया हूँ आंतरिक तौर पे, लेकिन क्या हुआ कि ये जानकारी पब्लिक तो है नहीं। अब यहाँ पे कोई गैर कानूनी तरीके से या किसी व्यक्ति के थ्रू जैसे मेरा संपर्क हो या फिर उसमें शामिल कोई व्यक्ति होंगे उसके थ्रू मैंने जानकारी इकट्ठा कर ली और पता कर लिया कि 100 रुपये में बेचा जाएगा, मैंने पहले से पोजीशनिंग कर ली, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से ये गैर कानूनी हो गया, ट्रस्ट डिफिसिट हुआ यहाँ पे,
और सबसे बड़ी बात है कि मतलब जानकारी सार्वजनिक होने से पहले मैंने वहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया, उसके तरफ उसी के हिसाब से मैंने पोजीशनिंग कर ली, ठीक है। तो ये इसी को रोक लगाने के लिए जो है यहाँ पे इसी को फ्रंट रनिंग बोलते हैं, कि मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर खरीदना बेचना ऑप्शंस में या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी चीज़ें होती है पोजीशन ले लेना बड़े ऑर्डर के पब्लिक जो जानकारी होने से पहले ही, उसी को फ्रंट रनिंग बोलते हैं। सेबी ने इस पर जो है इसको गैर कानूनी घोषित किया हुआ है, भारत में गैर कानूनी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपको। अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों ध्यान देना, ये यहाँ से सवाल यूपीपीसीएस पे पूछा जाता है और मेंस में भी यहाँ पे लिखने को बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे सवाल बन सकते हैं, यूपीपीसीएस में सवाल ऐसे उलझुल बनाता है इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस में, ठीक है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया? खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो विषय था ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि 2022 में जो वैश्विक स्तर पे मत्स्यिकी है और जलीय कृषि, इसमें ये सबसे अपने मैक्सिमम स्तर 223 मिलियन टन के स्तर पे पहुंच गया था। एक्वेटिक एनिमल के कुल उत्पादन में, ध्यान देना यहाँ पे इस टर्म को, एक्वेटिक एनिमल के कुल प्रोडक्शन में भारत का योगदान 8% है और विश्व में कितना है? दूसरा स्थान पे है। दूसरा स्थान पे भारत है किसमें? एक्वेटिक एनिमल के प्रोडक्शन में। पहली बार देखें तो जलीय जीवों यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल है उसके मुख्य प्रोड्यूसर के रूप में जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर ने कैप्चर फिशरिंग को पीछे छोड़ दिया, यानी कैप्चर फिशरिंग पीछे हो गई है। कैप्चर फिशरी में क्या होता है कि जो नेचुरली जो मछलियां पल रही होती हैं कोई जलीय निकायों में, जहाँ पे मतलब उसको नेचुरली कोई वहाँ पे उसको मछलियों को डालने नहीं गया है, उनसे वहाँ से कैप्चरिंग होती है। लेकिन एक्वाकल्चर में क्या होता है? तो एक्वाकल्चर में आप देखो तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको पाला जाता है और फिर उन्हें पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि एक्वाकल्चर में भारत जो है वो टॉप पे हो गया है, मतलब उसे छोड़ दिया गया है, ठीक है, मुख्य उत्पादक के रूप में, और ये फिशरीज जो है वो पीछे हो गई है, ठीक है। तो ध्यान देना है इसमें कि भारत जो है अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के मामले में भारत विश्व में टॉप पर है, ठीक है, ये चीज़ें। अब आती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जो एक्शंस हैं उसमें जलीय खाद्य पदार्थों की भूमिका क्या है? यूएनएफसीसी के तत्वाधान में एक देखें तो ओशन एंड क्लाइमेट चेंज डायलॉग 2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जलीय जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी क्षमता को कितनी मान्यता है, जलवायु परिवर्तन से चुनौतियों को निपटने में बताई गई थी उसमें, ठीक है। और अब देखो तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन, ये इसमें इस विषय पर फोकस किया गया है। तो इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि खाद्य सुरक्षा को हमें मजबूत करना है, फूड सिक्योरिटी को, न्यूट्रिशन में हमें कहीं ना कहीं सुधार करने की जो है, इसलिए हमें जलीय खाद्य प्रणालियों का लाभ उठाना है, और संधारणीय जो जलीय कृषि जो पद्धतियाँ हैं उसका हमें विस्तार करना है, इफेक्टिव फिशरीज मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है, और उन्नत जलीय खाद्य पदार्थ मूल्य श्रृंखलाएं को हमें डेवलप करना है, ठीक है। ये चीज़ों का आपको ध्यान देना। अब आता है जैव विविधता पे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसने 2022 में कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF, ध्यान देना, इसको नोट कर रहा हूँ, इसको मैंने आपको पढ़ाया भी है PT 365 में सभी चीज़ों को। जैव विविधता पर कन्वेंशन ने 2022 में कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया था। उद्देश्य इसका क्या था कि बायोडाइवर्सिटी की सिक्योरिटी सेफ्टी को सुरक्षित करना, उन्हें बनाए रखना, और प्रकृति के साथ कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने के लिए हमें जो देश हैं उनकी एक नेशनल जो प्लानिंग है, योजनाएं हैं, उसको हमें विकसित करने में सहायता करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। साथ साथ देखें 2023 में तो UN के जो सदस्य राष्ट्राधिकार क्षेत्र है उससे परे जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग का समझौता जो था BBNJ एग्रीमेंट, उस पर सहमत हुए थे, और कानूनी रूप से ये बाध्यकारी संधि है। बस ध्यान दे देना, उसमें सवाल इतना आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट वाले सेक्शंस में, ठीक है, चीज़ें। बाकी जो अभी जो रिपोर्ट्स हैं कौन जारी किया है और इस रिपोर्ट का जो पूरा मुख्य रूप से इसका फोकस क्या है, इसको हमें ध्यान देना है, और इसमें कुछ डेटा जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ बातें बताने वाला हूँ, जैसे कि ICRIER ने भारत ने फसल कटाई के बाद नुकसान पे पॉलिसी ब्रीफ को जारी किया है। तो पॉलिसी ब्रीफ में फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए तिहरे 111 विन का उल्लेख किया गया है। तिहरे लाभ क्या है कि आय में वृद्धि से किसानों को लाभ होना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ना, और संसाधनों के कम उपयोग से कृषि खाद्य प्रणालियों में संधारिता वहाँ पे सुनिश्चित होगी। पॉलिसी ब्रीफ में जो है यहाँ पे देखना, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने जब होती है तो वहाँ पे 3 लाभ होता है, ठीक है। तो भारत में देखें तो खाद्यान्न उत्पादन को देखें तो 330 MMT हो गया है, ठीक है। बागवानी फसलों का 355 MMT हो गया है, और इसके साथ ही अगर देखें तो अनाज भंडारण क्षमता है 2021 में बढ़कर 219 MMT हो चुकी है। फ्रेंड्स अब यार DJ बजाने लगे सब, क्या ही बताऊँ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, खैर कोई नहीं, थोड़ा सा आर्टिकल बचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसी क्लास में।
तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे इसके लिए ध्यान देना है कि भारत में फसल कटाई के बाद नुकसान के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। फसल कटाई, जब मान लो कोई फसल पक जाती है, उसके बाद कटाई होता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। कैसे नुकसान होते हैं कि उसका उचित प्रबंधन नहीं होता है। कई बार क्या होते हैं कि बारिश आ जाती है, ठीक है, उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। फिर जो मार्केट में बेचते हैं, वहाँ बेचने के बाद का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी डेवलप नहीं है। कई बार देखें तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में जो कहीं गैप जाते हैं, वहाँ से दिक्कतें आती हैं, ठीक है। असाधारणीय व्यवहार जो होता है, कई बार किसान शिक्षित हैं तो मौसम की दशाएं और जो उसकी पूरी जो प्रोसेस है उसको समझ नहीं पाते हैं। मार्केटिंग चैनल्स देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी अधिक जो है वो खराब गुणवत्ता वाली पैकेजिंग होती है या अनुचित तरीके से अनाज भंडारण होता है, ठीक है। अनाज भेजने से पहले रास्ते में निकाल लेना, ये सब चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। और पॉलिसी स्तर पे भी जो है वो कमियां तो हैं ही, ठीक है, कीड़े मकोड़े वगैरह सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पीडीएस प्रणाली को हमें मजबूत करना चाहिए और डीबीटी को भी हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ध्यान देना है कि फसल कटाई के बाद भी नुकसान को कम करने के लिए कौन कौन सी पहले शुरू की गई थी। तो यहाँ पे 3-4 पहले, जैसे कि निजी उद्यमी गारंटी योजना शुरू की गई थी, निजी सेक्टर के जो भागीदारी के माध्यम से फूड सिक्योरिटी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। फूड प्रोसेसिंग के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके हमें बागवानी और गैर बागवानी फसलों में फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करना है। जो कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई थी फसल कटाई के बाद, प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि पर जो परिसंपत्तियां हैं उसमें हमें व्यवहार जो परियोजनाएं हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के जरिए हमें ऋण जुटाना है। राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण परियोजना शुरू की गई थी 2023 में, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण परियोजना 2023 में शुरू की गई थी। सहकारी सेक्टर में 70 मिलियन टन की जो भंडारण कैपेसिटी है उसको डेवलप करना है हमें। लास्ट आर्टिकल आता है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI। इसका उद्देश्य यह है कि ध्यान देना कि ये करता क्या है कि किसी भी जो बंदरगाह है उस पर जहाज पहुँचा और उससे जहाज पहुँचा, माल खाली किया, बिल्टी रिसिप्ट लिया, ठीक है। इसके बाद जो है वह कितने दौर में वहाँ से वापस आया, ठीक है। उसके बीच का जो वेसल टाइम लगता है उसी के जो परफॉर्मेंस के आधार पे ये कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक, ये पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार होते हैं। तो इसमें ध्यान देना है इसके शीर्ष 100 जो है 100 वैश्विक बंदरगाहों में 9 भारतीय बंदरगाह भी शामिल हैं। और सबसे टॉप पे देखें तो सर्वोच्च रैंकिंग वाला कंटेनर बंदरगाह चीन का यांगसान पोर्ट है। इसे किसने तैयार किया है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को तो विश्व बैंक और स्टैंडर्ड और पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने तैयार किया है। तो इसमें 2 चीज़ें याद करने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वेसल टाइम होता क्या है आप जानना चाहिए आपको, ठीक है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसमें टॉप पे कौन रहा और किसने शुरू किया, विश्व बैंक और स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने इसको तैयार किया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लगभग सभी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें आई थी, थोड़ा सा वॉइस को लेकर के बारीक जो कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो यहाँ इस वाले आर्टिकल में तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा जानकारी जो है उसको मैं और इन्हेंस कर दूँ कि जो ट्रिपल विन की बात की जा रही है ना, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिपल विन मतलब कि जो फसल कटाई होती है उसके बाद नुकसान की जो संभावनाएं होती है, जहाँ से लीकेज जहाँ से होता है, जहाँ से स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर के, वहाँ पर अनाज की अन्य जो दिक्कतें आती है स्टोरेज को लेकर के, फिर इसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट को लेकर के, फिर उसके बाद हम पॉलिसी लेवल पे मार्केटिंग चैनल्स पे जो दिक्कतें आती हैं उसको दिक्कतों को कम करने के लिए जो कम करेंगे तो हमें 3 प्रकार से लाभ होगा। एक तो आय बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी और संधारणीय जो है वो कृषि खाद्य प्रणालियों में सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी सिक्योर हो पाएगी। तो यही बातें यहाँ पे की गई थी और 3 योजनाओं को ध्यान देना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को समझना है, कृषि अवसंरचना कोष को समझना है और राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण परियोजना को समझना है, ठीक है। और निजी उद्यमी गारंटी योजना तो जानते होंगे, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इकोनॉमिक्स के लगभग सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे QR कोड को आप स्कैन करना, बहुत लोगों को क्वेरी थी कि QR कोड को स्कैन कैसे करें। तो यहाँ पे आप QR कोड को यहाँ पे आप ओपन करो PDF को, किसी दूसरे फ़ोन से क्या करो कि आप स्कैन करोगे तो एक लिंक खुलेगा, इस लिंक पे जाना, विजन IAS का पोर्टल होगा, वहाँ पे अपनी ID को क्रिएट करना, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे स्मार्ट क्विजेज होंगे। स्मार्ट क्विजेज हर सेक्शंस के क्विज होते हैं 15 से 20। आपको करना क्या है कि इसके करने के बाद जो पढ़ लेने के बाद जो है क्विजों को आप लगाओ। मान लो कि 15 क्विज में से मान लो 5 क्विज गलत हो गए आपके, तो 5 क्विजेस का नोट्स बना लो, वही आपके नोट्स हो गए रिवीजन के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको सही हो गया तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। रिवीजन का बेस्ट तरीका यही है। अब इसके नोट्स बनाने बैठोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और वो चीज़ें रिवाइज भी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। मेंस पर्सपेक्टिव से मेंस 365 आती है, तो मेंस देना रहेगा तो मेंस 365 पढ़ लेना। PT 365 तो प्रीलिम्स पहले मैं खुद ही कराऊंगा, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जुलाई मंथ की इकोनॉमिक्स मैगजीन को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।